यूपी में 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। 10वीं 12वीं में लड़कियों ने फिर से मारी बाजी। 10वीं में 88.18% छात्र छात्राएं पास, 12वीं में 85% से ज्यादा बच्चे हुए पास। मां हीराबा के 100वें जन्म दिवस पर पीएम मोदी ने लिया आशीर्वाद। पावागढ़ में पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का किया उद्घाटन। वडोदरा में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो। अग्निपथ योजना पर बवाल के बाद यूपी के कई जिलों में पुलिस अलर्ट और रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा बल किए गए तैनात। जौनपुर में आज भी उपद्रवियों का हंगामा। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर विरोध। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया नेतृत्व। वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। खबर उत्तराखंड में बात करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों की। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है और आज उसी क्रम में हरिद्वार के भारत सेवा आश्रम में गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई और बीजेपी के नेता भी शामिल रहे। बीजेपी के इस सम्मेलन में हरिद्वार लोकसभा की सभी 14 विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और कार्यक्रम में मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया और योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पे एक सुशासन गरीब कल्याण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद जी, हमारे सभी विधायक और जितने लाभार्थी थे उनको आज यहाँ पे पार्टी के द्वारा बुलाया गया था और भव्य कार्यक्रम हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में जितना काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया है आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और पूरे गरीब लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। अल्मोड़ा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर आज बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई और पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पहुंची। इस बैठक में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और इस बीच कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ये कहा कि देश में आज बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज बीजेपी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथ ही ये भी कहा गया कि इस कार्य समिति की बैठक के माध्यम से संगठन की मजबूती पर और समर्पित कार्यकर्ताओं का कद बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा से सक्रिय रहा है। जब हमारे जनप्रतिनिधि 2 हुआ करते थे और आज हमारे जनप्रतिनिधि केंद्र में 302 से लेकर राज्यसभा में 100 से ऊपर की संख्या में हम लोग हैं, तो संगठन निरंतर अपना काम करता रहा है, जिसका प्रतिफल है कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में कह सकते हैं देश का नेतृत्व के अलावा पूरे विश्व भर में जो है भारतीय जनता सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। तो ये संगठन के निरंतर कार्य है और इससे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, उससे बीच में प्रदेश कार्य समिति हुई, निश्चित रूप से आज जिले कार्य समिति है और उसके बाद मंडल कार्य समिति है। इन कार्य समितियों के माध्यम से कुछ हमारे जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं वो प्रदेश वाले राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं और जो जिले वाले हैं वो प्रदेश स्तर पे जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा लेकर जो है मंडलों तक उस ऊर्जा को पहुँचाने का काम करते हैं। और वही आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तराखंड में 17.72% आबादी गरीब की श्रेणी में आती है और देश भर की बात करें तो उत्तराखंड गरीबी के क्षेत्र में 15वें स्थान पर आता है। वहीं अल्मोड़ा जिले में गरीबी का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। आपको बताएं कि आर्थिक सर्वे के अनुसार अल्मोड़ा में गरीबी का प्रतिशत 25.65% है, जबकि गरीबी की राष्ट्रीय औसत दर 25.01 है।
और इसी मामले में अल्मोड़ा में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा गरीबी है और इसके बाद हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में राष्ट्रीय औसत में काफी गरीबी है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की तुलना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हरिद्वार में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 29.55% और जबकि नगरीय क्षेत्र चंपावत में 20.90% है, जो कि उत्तराखंड में सर्वाधिक है। वहीं देहरादून की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम 6.88% बहुआयामी गरीबी है। इसी सूची में राष्ट्रीय औसत पर उत्तराखंड 17.72% आबादी के साथ 15वें स्थान पर है और उत्तराखंड की 21.94% ग्रामीण और जबकि 9.89% शहरी आबादी श्रेणी में आती है। देहरादून से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर एसएसपी ने परेड ग्राउंड देहरादून में कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच जाकर उनसे वार्तालाप की और उसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में उसके संबंध में उन्हें जानकारी देते हुए उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया गया। और इसी दौरान एसएसपी ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए ये बताया कि उन्हें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूरी मेहनत और लगन के साथ उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के दौरान कई लोगों की तरफ आपको मार्ग से विचलित करने का प्रयास भी किया जाएगा, लेकिन इससे विचलित हुए बिना आपको अपनी तैयारियों में निरंतर लगे रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन जब हम किसी के बहकावे में आकर अपनी कीमती समय व्यर्थ करते हैं या फिर उसे बर्बाद करते हैं तो उस समय हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन भविष्य में जब हम अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमने क्या खोया है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो समय हमने गंवा दिया है उसे हम वापस नहीं ला सकते। और इसलिए आने वाले समय में क्या होगा इसकी चिंता छोड़कर हमें अपने वर्तमान में फोकस करना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान सरिता डोभाल, पुलिस अधीक्षक नगर, अन्य अधिकारी भी और साथ ही साथ इस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं भी इस मौके पर मौजूद रहे। कोई नहीं देखता सर। जोशीमठ से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पहाड़ों में लगातार 2 दिनों से दोपहर बाद बारिश हो रही है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में भी हल्की ठंड शुरू हो गई है। बारिश के बीच तीर्थ यात्रियों के उत्साह में भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है, बल्कि आपको बताते चले कि धाम में श्रद्धालु छाता लेकर भगवान नारायण के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मौसम खराब होने के बाद लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन उसकी कारण तीर्थ यात्रियों में और श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं आ रही। और वहीं चक्राता में जौनसार बावर के साहिया बाजार में लंबी मांग के बाद पुलिस चौकी खोली गई है। दरअसल आपको बताते चले कि एसएसपी और डीआईजी जन्मेजय प्रभाकर खंडूरी ने पुलिस चौकी का उद्घाटन किया और इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि पहाड़ों में जिस तरह युवा लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, इस नशे की गिरफ्त से युवाओं को दूर करने के लिए हम सभी को मिलकर नशे के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्राइम को रोकना पुलिस की प्राथमिकता है। इसको लेकर पुलिस और जनता में आपसी समन्वय जरूरी है। वर्तमान में राजस्व चौकी में पुलिस चौकी का संचालन किया जाएगा, जिसमें चौकी में 1 एसआई और 6 कांस्टेबल्स की तैनाती कर दी गई है। और साथ ही ये कहा गया है कि जनता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ पर पुलिस चौकी खोली गई है और इसी क्रम में पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त करती रहेगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ की जनता को और जिस तरह से सभी ने एकजुट होकर के यहाँ चौकी की मांग करी उसको वो पूरी हुई, इसके लिए मैं एक बात कहनी चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, हम सब की, हमारे पार्टी की नीति ये है कि सब जगह शांति व्यवस्था रहनी चाहिए, होनी चाहिए। चौकी स्वीकृत हो चुकी थी पूर्व में, क्योंकि भवन हमारे पास मौजूद नहीं था तो पूर्व में चौकी नहीं खोली गई। इस बाबत मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई थी, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी तुरंत हमको जो राजस्व की चौकी है उसको उपलब्ध कराया गया। तो मेरे द्वारा जो चौकी इंचार्ज है उसका तुरंत ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ पर चौकी इंचार्ज तैनात किया गया। इसके साथ ही 6 कांस्टेबल्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर वो क्राइम तो एक तरफ है, इसके अलावा जो नशे के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार चलती है उसको हम इस चौकी पे भी चलाएंगे। जो हुड़दंग होता है मार्केट एरिया में, तो मार्केट एरिया में हुड़दंग नहीं करने दिया जाएगा और हमारी लगातार गश्त भी यहाँ क्षेत्र में जाती रहेगी। और पब्लिक को और भी कोई समस्याएं होंगी तो वो पब्लिक यहाँ पर आकर अपनी समस्या बता सकती है। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि पुलिस के माध्यम से उनके समस्याओं का निराकरण हो सके। और वहीं सितारगंज के पावर हाउस के एक कर्मचारी के साथ स्थानीय पुलिस की तरफ से अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते सितारगंज पावर हाउस के समस्त कर्मचारी स्थानीय पुलिस की दबंगई के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। आपको दरअसल ये बताते चले कि पीड़ित कर्मचारी SSO गुलाब राय ने घटना की जानकारी देते हुए ये बताया कि लगातार सितारगंज क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है और इसी कड़ी में कोतवाली सितारगंज की बिजली भी रात को करीब 3:30 बजे बंद की गई, जिसके बाद सुबह 5 बजे कुछ पुलिसकर्मी आए और मेरे साथ अभद्रता की गई, जिसके चलते सीनियर उपखंड अधिकारी अनुज त्रिपाठी को फोन कर पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद विद्युत वितरण खंड के सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए। इस पूरे मामले में उपखंड अधिकारी अनुज त्रिपाठी ने ये बताया कि कर्मचारी के साथ अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ उनकी तरफ से तहरीर भी दी गई है, लेकिन अभी तक सितारगंज कोतवाली ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पे ड्यूटी पे था तो 2 पुलिसकर्मी आए, इनके साथ गाली गलौज और अभद्रता का व्यवहार किया। उस समय थाने में लाइट नहीं आ रही थी, क्योंकि इस समय सभी लोग जानते हैं कि लोकल व्यवस्था के अंतर्गत हम हर एरिया में लाइट देने की व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो टाउन नंबर 1 की सप्लाई बाधित होने की वजह, बाधित क्या मतलब बंद करने की वजह से यहाँ पे थाने में लाइट नहीं आ रही थी। तो उनके द्वारा यहाँ आए और सीधे गाली गलौज स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्या रीज़न है जिस वजह से थाने में लाइट नहीं आ रही है, या अपनी कोई बात कहते और इनसे पूछते उसका रीज़न। सीधे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की, जिन्होंने मुझे लगा कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई या पहले की कोई घटना हो गई होगी। मतलब हमारे कर्मचारी को कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि क्या, एकदम डर गया, सहम गया, बल्कि उल्टा ही माफ़ी मांगने लगा कि सर गलती हो गई, माफ़ कर दो हमको। उसके बाद उन्होंने लगभग 10-15 मिनट तक इनको टॉर्चर किया और उसके बाद वो लोग चले गए। बाद में इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, जब मैं यहाँ पे आया तो लिखित में हमारे जेई साहब ने एक सूचना थाने में दे दी। हम सब लोग वहाँ जाके थाने में एक तहरीर दे आए। उसके बाद यहाँ पे कोतवाल जी आए और वो इस घटना का संज्ञान ले गए और हम लोगों को कहा कि हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनमें बहुत ही एक डर का माहौल भी है और आक्रोशित भी हैं कि पता नहीं कल को हमारे साथ क्या ये कर दें, क्योंकि पुलिस वालों की इस तरीके की दबंगई देखी गई है आज के दिन और ये हमारे कर्मचारियों के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है वो पुलिस के द्वारा की जाए। ये जो ट्रांसफार्मर हैं, 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, एक 12.5 MVA, एक 10 MVA। तो हम लोग जो है अपने हिसाब से कंटिन्यू करके लोड को डिवाइड करके मीटर काटते रहते हैं, तो लगाते रहते हैं। ये नियम से पूरा दिन और पूरी रात सप्लाई चलती रहती है। इसी विषय में टाउन 1 फीटर आता है जो थाने की सप्लाई जाती है, तो मैंने 3:30 बजे के समथिंग खोला था और 5 बजे 2 पुलिसकर्मी मेरे ऑफिस में वहाँ पहुँचे। मेरे से बोला लाइट हमारे यहाँ 9 बजे से नहीं है। तो मैंने कहा सर यहाँ से तो फीटर मैं 9 बजे बंद नहीं किया, मैंने फीटर 3:30 बजे बंद किया है और आपका फीटर लगने वाला है। 5-10 मिनट में आपकी सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। वो काफ़ी समय तक मेरे साथ बात व्यवहार करते रहे, करीब 20 मिनट तक वहाँ अंदर रहे। फिर वो बाहर को निकले, फिर मैंने फीटर अपना 1 नंबर लगा दिया, उनकी सप्लाई चालू हुई। लौट के फिर दोबारा वापस आ गए अंदर, अब तूने सप्लाई कैसे चालू की, कि दोबारा यहाँ दिखना मत। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं दिखूँगा। तो फिर मैंने कहा साहब मैं जा रहा हूँ, पुलिस वाले आए थे, ये कह रहे थे दोबारा दिखना मत। तो मैंने अपने जेई साहब को फ़ोन किया, तो बाकी कार्रवाई जेई साहब के द्वारा की।
फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली के राजेंद्र नगर, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें मिल रही हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में सीएम अरविंद केजरीवाल प्रत्याशी दुर्गेश पाठक के समर्थन में रोड शो निकाल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर में रोड शो करते नजर आ रही हैं और भारी समर्थन उनको मिलता भी नजर आ रहा है। तमाम बीजेपी के जो जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो नजर आ रहे हैं। भारी लोगों की संख्या है और इन्हीं लोगों के बीच देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आ रही हैं और उनके साथ दुर्गेश पाठक, क्योंकि दुर्गेश पाठक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव। और ऐसे में हालांकि राजनीतिक उलटफेर नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस उपचुनाव के अपने खुद के मायने हैं। और यही वजह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राजेंद्र नगर में उपचुनाव को देखते हुए अपने प्रत्याशी दुर्गेश पाठक के समर्थन में रोड शो करते नजर आ रही हैं। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर की गलियों में इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो इसीलिए खास है क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ पर उपचुनाव होना है और ऐसे में दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनको लेकर उनके समर्थन में सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रही हैं और भारी समर्थन भी उन्हें मिलता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं वो उनके साथ नजर आ रही हैं और देखिए हाथ हिलाकर किस तरीके से अभिवादन और स्वागत स्वीकार करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रही हैं। दुर्गेश पाठक के लिए वोट की अपील करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आ रही हैं और ये ना केवल इनका रोड शो है बल्कि आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल की तरफ से बहुत मेहनत की जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन हालांकि राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर उपचुनाव के हो जाने से नहीं होगा, लेकिन सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कोई भी कसर आम आदमी पार्टी फिर भी नहीं छोड़ रही है। इस सीट के अपने मायने हैं और इसे जीतने के लिए हर संभव कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो दिल्ली की राजेंद्र नगर की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले दिनों में राजेंद्र नगर में उपचुनाव होना है इस सीट पर और यही वजह है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक को चुनावी मैदान में लाकर खड़ा किया गया है और यहाँ पर उन्हें चुनाव लड़ना होगा और ऐसे में ताकि लोगों का भारी मत उन्हें मिले, भारी समर्थन उन्हें मिले और कहीं ना कहीं वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था है और इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते हुए, उनका काफिला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उनके जो समर्थक हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रतीक की टोपी पहनी है, आम आदमी पार्टी के बैनर और पोस्टर लिए हाथों में नजर आ रही हैं और आम आदमी पार्टी यानी पार्टी का झंडा लिए हुए भी जो उनके समर्थक हैं वो नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जो रुझान है लोगों का वो इन तस्वीरों में बयां हो रहा है और कितने समर्थन में है लोग वो भी इन तस्वीरों में बयां हो रहा है। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं और चलिए इस बीच खबरों का रुख करते हैं। एक्सिस बैंक से रुद्रपुर के एक व्यापारी ने 5 लाख रुपए का निजी लोन लिया था और लोन को पूरा ना होने और एनओसी दिए जाने के बाद भी बैंक किश्त काट रहा था। आपको बताएं कि लोन पूरा हो चुका था और एनओसी भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक जो था वो किश्त काट रहा था, जिसके विरोध में दर्जनों व्यापारियों ने इकट्ठा होकर बैंक के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर धरना प्रदर्शन किया।
इसी बीच बैंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बैंक मैनेजर से बात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। देखिए, हमारे जो ये अरुण अरोड़ा जी, इन्होंने अपनी माता जी के नाम से इन्होंने 5 लाख रुपए सुदेश अरोड़ा जी के नाम से इन्होंने एक पर्सनल लोन लिया था यहाँ पर, और मार्च में उस लोन की पूरी समाप्ति कर दी, और उसके बावजूद भी अप्रैल, मई और जून में लगातार इसके अंदर 11,892 रुपये की किस्त कटी, लगातार 3 बार। अब हमारे अरुण अरोड़ा जी बात करने आए थे तो इनसे कोई बात करने राजी नहीं है। बैंक का कोई कर्मचारी मैनेजर बात करने राजी नहीं है। वो कहते हैं लॉन डिपार्टमेंट से बात करो, लॉन वाले कहते हैं मैनेजर से बात करो। तो आखिर ये 3 महीने से लगातार परेशान है हमारे। तो आज हम यहाँ पर एक्सिस बैंक के बाहर बैठे हैं और हम धरने पर बैठे हैं कि लोगों को पता चल जाए बैंक किस तरह चोरी कर रहा है, किस तरह डाके मार रहा है, किस तरह दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहा है। ये आज हम इसलिए बैठे हैं, और ये हमारा एक्सिस बैंक में पहले बहुत सारे क्लेश थे और आज फिर से क्लेश हुआ है। उधम सिंह नगर के थाना पुलभट्टा पुलिस ने मुखबिर की जानकारी मिलने पर चेकिंग अभियान चलाया, और इसी बीच पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपए के दुर्लभ प्रजाति के 45 कछुओं को बरामद किया गया है। और पुलिस के मुताबिक ये आरोपी बरेली जनपद से कछुए पकड़कर लाते थे और उधम सिंह नगर जनपद में सप्लाई करने का काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा है। काफी दिनों से द्वारा सूचना दी जा रही थी कि तस्करी करते फल चेन की तस्करी बरेली या आसपास क्षेत्र से और क्षेत्र से की जा रही है। इसी वजह से पुलभट्टा द्वारा मुखबिर को लगाया गया, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 45 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए गए, जिनके विरुद्ध वन्य जीव अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। गदरपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पिपलिया नंबर 1 गांव में एक तालाब का शुभारंभ किया गया। दरअसल तालाब का शुभारंभ जिलाधिकारी उधम सिंह नगर जुगल किशोर पंत और मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगई ने किया, जिसके बाद जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने पन्ना पंक्ति में बैठकर ग्रामीणों से संवाद किया और भोजन भी किया। आपको ये भी बताते चले कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री की दूरगामी योजना के तहत उधम सिंह नगर जिले में 25 तालाबों का निर्माण किया जाना है। पिपलिया नंबर 1 गांव में 2.25 एकड़ जमीन पर यह तालाब बनाया जा रहा है, जिसमें जल संवर्धन से जुड़े सभी कार्य किए जाएंगे। वो लग गया सर। पिपलिया गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का निर्माण कार्य हो रहा है, उसी का निरीक्षण था। और हम अपने पूरे जनपद में 73 तालाब इस तरह के बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ जल संरक्षण ही नहीं होगा बल्कि इनको मत्स्य और अन्य कार्यों के लिए देखिए आजीविका संवर्धन का कार्य भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपलिया में अभी 2021 का टारगेट था। उसके तहत हमें कुल 3 आवास यहाँ पर प्राप्त हुए हैं इस ग्राम पंचायत में। 2 आवास इसमें से लेंटल पर पूर्ण हो चुके हैं और 1 आवास निर्माणाधीन है, क्योंकि वो लाभार्थी की स्वयं सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी, इसलिए कार्य में थोड़ा विलंब हो रहा है। उनके बेटे उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के लिए यह हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा टारगेट दिया गया कि ज़िले में 75 तालाब का खुदान करना है, और उस 75 तालाब में हमारे गाँव का भी एक नाम आया है, और ये करीबन 2.5 से 3 एकड़ का ये क्षेत्रफल है। और इसमें तालाब को खोदने के बाद मेन उद्देश्य है जल, जो हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। आज के डेट में गर्मियों में हमारे यहाँ नल में पानी नहीं आता, तो अगर हम इसी तालाब को अगर पानी के साथ रखें तो आने वाले टाइम में वो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आने का संभावना है, और रोज़गार भी जो महिलाएँ हैं, जो मनरेगा के तहत रोज़गार भी मिल रहा है उन्हें। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।